हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्लास 11th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर होने की वजह से आप इस चैप्टर में बहुत सारी कैलकुलेशंस भी देखते हैं। तो जब हम इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे, ट्राई टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दोज कंसेप्ट्स, ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए कि थर्मोडायनामिक्स की स्टडी केमिस्ट्री में क्यों करी जाती है, तो थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उस प्रोसेस के होने की पॉसिबिलिटी हम किससे स्टडी कर सकते हैं? थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे कि जितने भी प्रोसेस हमारी सराउंडिंग्स में हो रहे हैं या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आप लेबोरेटरी में करवाने का ट्राई करते हैं, तो वो रिएक्शन या प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इस चीज़ की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो हमें किससे मिलती है? थर्मोडायनामिक्स से मिलती है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमारी लाइफ में भी थर्मोडायनामिक्स किसी न किसी वे में यूज़ में आ रही है। बात करी जाए, जितने भी व्हीकल्स हैं, हर एक स्पेसिफिक व्हीकल को कुछ न कुछ फ्यूल चाहिए। उस फ्यूल के बर्न होने पर ही हम उस व्हीकल को रन कर सकते हैं। तो जब भी फ्यूल बर्न हो रहा है तो उसके बर्न होने पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो आप किससे समझेंगे? थर्मोडायनामिक्स से। इसी तरीके से अगर हम कुकिंग सिलेंडर्स की बात करते हैं, कुकिंग सिलेंडर्स में जितनी भी एलपीजी है, जब हम उस एलपीजी का कंबस्शन करते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो कितनी एनर्जी जनरेट होगी, वो भी हम किससे समझ सकते हैं? थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से समझ सकते हैं। मीन्स अ कॉमन थिंग विच यू कैन लर्न फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स कि प्रोसेस के होने के बारे में हमें थर्मोडायनामिक्स ही बताती है। अब अगर बात करी जाए थर्मोडायनामिक्स वर्ड की, देन इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, वन इज थर्मो, अनदर वन इज डायनामिक्स। The word thermo means heat and dynamics means flow or motion। कि कभी भी किसी सिस्टम में कितना हीट का फ्लो हो रहा है, कितना एनर्जी का फ्लो हो रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से समझ सकते हैं। ऑलराइट, अब थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में इसलिए स्टडी करी जाती है क्योंकि ये हमें एक केमिकल रिएक्शन की फीजिबिलिटी के बारे में बताती है। फीजिबिलिटी आपके लिए एक नया वर्ड है। तो फीजिबल का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा। सिंपली आप ये समझ सकते हैं, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब हम उस केमिकल रिएक्शन को फीजिबल बोल सकते हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो हम उसको क्या बोल देंगे? नॉन फीजिबल। सो सिंपली इट टेल्स अस वेदर द केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, कि केमिकल रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? थर्मोडायनामिक्स से मिलती है। राइट नाउ, thermodynamics is broadly divided into two types. One is macroscopic, another one is microscopic. Macroscopic का मतलब होता है कि आप जब थर्मोडायनामिक्स को लार्जर लेवल पर डील करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई प्रोसेस परफॉर्म किया, उसमें मैंने 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ले लिया, 15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ले लिया। इसका मतलब जो अमाउंट है वो एक लार्ज अमाउंट है।
और लार्ज अमाउंट होने की वजह से उस थर्मोडायनामिक्स के पार्ट को हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं। हम क्लास 11th में जितने भी क्वेश्चंस करते हैं वो सब एक स्पेसिफिक अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज अ मैक्रोस्कोपिक पार्ट। जो सेकेंड टर्म हम यहाँ पर काम में लेते हैं दैट इज अबाउट माइक्रोस्कोपिक। जब हम एक सब्सटेंस के पार्टिकल लेवल पर जाकर के उन पार्टिकल्स की हीट, एनर्जी, इन सब के बारे में बात करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल। जनरली माइक्रोस्कोपिक लेवल आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर स्टडी करते हैं, जहाँ पे मान लीजिए मैंने एक पार्टिकल या फिर दो पार्टिकल्स के बारे में एक जो भी एनर्जी रिलेटेड चेंजेस हैं उनकी बात करी है। और जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थर्मोडायनामिक्स रहती है उसे हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। जो मेजरली हमें डील करना है वो किससे डील करना है, मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स से। तो ये होता है हमारा इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो टर्म्स हमें इस चैप्टर में अलग अलग फॉर्म्स में काम आएगी, डेफिनेशंस में काम आती है, क्वेश्चंस में काम आती है। तो हमें जितनी भी टर्म्स अब हम पढ़ेंगे उनका एक्चुअल और सही मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सही मतलब पता होगा तभी आप उनको किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे। फर्स्ट टर्म की हम बात करते हैं जो है यहाँ पर सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कि आपने अपनी थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए जिस भी ऑब्जेक्ट को चूज़ किया है, जिसको भी चूज़ किया है, वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैंने एक बीकर में वाटर रखा और मुझे अब इस वाटर की स्टडी करनी है तो यहाँ पर वाटर इन द बीकर विल बी अ सिस्टम। मान लीजिए मैंने किसी थर्मस फ्लास्क में वाटर को रख दिया, अब अगर मुझे वाटर की स्टडी करनी है तो वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क विल बिकम अ सिस्टम। जिस भी चीज़ को आप अपनी थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए चूज़ कर लेते हो वही क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। क्लियर? तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी। कि आपने जिस भी चीज़ को थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए चूज़ किया है दैट इज़ गोइंग टू बिकम योर सिस्टम। अब जो नेक्स्ट टर्म आती है वो यहाँ पर आती है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब कि सिस्टम के आसपास वाला जितना भी एरिया है जो कि उस सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोल देंगे। अज्यूम करिए एक एग्जाम्पल, मान लीजिए एक रूम में आपने एक कंटेनर में बॉइलिंग वाटर को रख दिया, ठीक है। तो ये जो बॉइलिंग वाटर होगा, बॉइलिंग वाटर इन अ कंटेनर, वो तो क्या बनेगा सबसे पहले हमारा सिस्टम। अब ये जो बॉइलिंग वाटर, इससे एनर्जी लूज होगी तो जो भी रूम है वो पूरा उसके लिए क्या बन जाएगा, सराउंडिंग बन जाएगा, राइट। अब मान लीजिए कि उस रूम में बहुत सारे विंडोज़ हैं, कुछ डोर्स हैं। अब देखेंगे हम धीरे धीरे कि जो भी एनर्जी है वो उस रूम से भी बाहर जाएगी। इसका मतलब जो रूम के बाहर वाला एरिया है वो भी क्या बन जाएगा, सराउंडिंग बन जाएगा। तो हम एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम के अलावा प्रेजेंट हो दैट विल बी नोन एज इट्स सराउंडिंग।
And one more important thing is the surrounding which we are considering, it is interacting with the system. ये सिस्टम के साथ में इंटरैक्ट भी करे. तो हम इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम and it is interacting with the system. और ये सिस्टम के साथ में क्या करे, इंटरेक्ट करे. ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, सराउंडिंग बोल देंगे. जो भी सिस्टम के अलावा एरिया है मैंने उसको क्या डिफाइन कर दिया, सराउंडिंग. तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि सिस्टम और सराउंडिंग, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा. सो आई कैन राइट वन मोर थिंग हियर, सिस्टम प्लस सराउंडिंग एंड दिस इज गोइंग टू बिकम यूनिवर्स. तो ये दो बहुत ही बेसिक सी टर्म्स यहाँ पर हम समझ चुके हैं. Now let's understand the third term and that is boundary. बाउंड्री को कभी कभी हम वॉल से भी डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों के बीच में हमेशा एक सेपरेटिंग लाइन प्रेजेंट रहेगी. और वो जो सेपरेटिंग लाइन होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोल देते हैं. क्या बोलते हैं, बाउंड्री. और आई कैन से द सेपरेटिंग लाइन between system and surrounding, that is known as boundary. So let's write separating line between system and surrounding. That line is known as what, boundary और wall. अब अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग टाइप ऑफ बाउंड्रीज हो सकती है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप की बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको बाउंड्री के लिए स्पेसिफिक कोई टर्म दी जाएगी जो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी. तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी बाउंड्रीज यहाँ पर हो सकती है. सबसे फर्स्ट टाइप अगर हम यहाँ पर बात करें, द फर्स्ट टाइप ऑफ बाउंड्री दैट विल बी रियल या फिर इमेजिनरी. रियल बाउंड्री का मतलब होता है कि एक ऐसी बाउंड्री जो आप देख सकते हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए बीकर में वाटर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, इस बीकर की जो लाइन है, दैट इज गोइंग टू बिकम अ बाउंड्री फॉर दिस सिस्टम. अब मैं बात करूँ कि मान लीजिए अगर कहीं पर आग लगी, आपने किसी सब्सटेंस को बर्न किया एंड इट इज गोइंग टू कॉज फायर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी बाउंड्री स्पेसिफिक नहीं है. आप जस्ट अज्यूम कर रहे हो कि जहाँ पर भी फायर ख़त्म हो रही है, जहाँ पर भी फ्लेम ख़त्म हो रही है, उसके बाद में क्या स्टार्ट हो रही है, आपकी सराउंडिंग स्टार्ट हो रही है. तो वहाँ पर कोई लाइन डिफाइंड नहीं है, वी आर जस्ट अज्यूमिंग. सो दैट टाइप ऑफ बाउंड्री इज नोन एज इमेजिनरी बाउंड्री. इमेजिनरी मतलब जब आप अज्यूम करके चल रहे हैं एक लाइन को तो वो इमेजिनरी बन जाएगा. जब स्पेसिफिक आप देख सकते हैं तो वो कौन सी बन जाएगी, रियल बाउंड्री बन जाएगी. इसका हम एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. लाइक अगर कभी भी रिवर में जो वाटर है, ठीक है, ये रिवर में वाटर एयर के साथ में कैसे इंटरैक्ट कर रहा है. तो अगर रिवर को एक सिस्टम माने तो जो भी सराउंडिंग है वहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं है, तो उस केस में भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक इमेजिनरी बाउंड्री प्रेजेंट है. राइट, तो सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए फर्स्ट टाइप ऑफ बाउंड्री कौन सी लेकर के चल रहे हैं, रियल एंड इमेजिनरी.
अब सेकंड हम यहाँ पर बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ बाउंड्री, दैट इज एडियाबैटिक। और एक और जो बाउंड्री होती है वो है यहाँ पर डायथर्मल। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि एक ऐसी बाउंड्री जहां पर कोई भी हीट का एक्सचेंज ना हो। जैसे कि जब हम थर्मस फ्लास्क में वाटर को फिल करते हैं तो क्या वहां पर कोई भी हीट का एक्सचेंज होता है? देन योर आंसर विल बी नो। मतलब होता है बट बहुत ही स्लो रेट पर होता है, और अगर स्लो रेट पर होगा तो हम उसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसीडर करके चलते हैं। तो ऐसे जो बाउंड्रीज हो जाएगी जहाँ पर हीट का एक्सचेंज ना हो, ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। सो इट इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। अब जो सेकंड टर्म हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है यहाँ पर डायथर्मल। जितने भी यूटेंसिल्स हमारे घर में हम यूज़ में लेते हैं, आप देखते हैं कि सारे यूटेंसिल्स से कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता ही है। तो जो भी ऐसे सिस्टम्स जहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र हो, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, ऐसी बाउंड्रीज़ को, तो उस केस में सिस्टम की जो बाउंड्री होगी उसे हम क्या डिफाइन कर देंगे? डायथर्मल। सो इट इज गोइंग टू बी द सेकेंड टाइप ऑफ बाउंड्री जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट, कि जब भी हीट का एक्सचेंज होगा, ऐसी बाउंड्रीज को हम बोल सकते हैं डायथर्मल। नाउ कम्स द थर्ड टाइप ऑफ बाउंड्री हियर, और थर्ड टाइप ऑफ बाउंड्री यहां पर आती है हमारी रिजिड एंड नॉन रिजिड। तो रिजिड बाउंड्रीज बेसिकली वो बाउंड्रीज होती है जिनके शेप में कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि एक बीकर में जो वाटर है, अगर हम उस वाटर को कंटिन्यूअसली हीट करते हैं तो क्या होगा? क्या बीकर की वॉल्स में कुछ शेप चेंज होगा? देन योर आंसर इज नो। तो ऐसी जो बाउंड्रीज जिनके शेप में चेंज नहीं हो सकता है, नॉन मूवेबल जो बाउंड्रीज होंगी, उनको हम बोल सकते हैं रिजिड बाउंड्रीज। जो सेकेंड टर्म यहाँ पर आती है दैट इज नॉन रिजिड। कुछ ऐसी टाइप ऑफ बाउंड्रीज जिनके शेप में कॉन्स्टेंटली चेंज आ सकता है। जैसे कि अगर बलून में एयर फिल्ड है, कोई भी गैस फिल्ड है, तो हम देखते हैं कि बलून की जो वॉल्स हैं उनके शेप में हम एक चेंज ला सकते हैं, और अगर चेंज आ गया इसका मतलब जो बाउंड्री है वो कैसी होगी? नॉन रिजिड होगी। सो एज वी वर डिफाइनिंग रिजिड टू बी नॉन मूवेबल, अ बाउंड्री विच कैन नॉट मूव, तो जो नॉन रिजिड होगा इसको हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी बाउंड्री जो मूव हो सके। अ मूवेबल बाउंड्री इज नोन एज नॉन रिजिड। सो आई होप आपको बाउंड्रीज के जो टाइप्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सिस्टम। हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, कि किसी भी सिस्टम के लिए मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, उसी के बेसिस पे हम सिस्टम्स को 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम होगा दैट इज ओपन सिस्टम। मान लीजिए कि आपने किसी बीकर में वाटर डाला और अब वाटर को हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ से मैटर का भी लॉस हो रहा है एज वेल एज एनर्जी का भी लॉस हो रहा है। यहाँ पे जो मैटर है वो क्या होगा? वाटर होगा। सो such types of system are known as open system. So what I can write? A system in which matter and energy is exchanged.
वन मोर थिंग व्हाट आई कैन सी अबाउट द सिस्टम इज कि टोटल मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। मान लीजिए आपने 30 ग्राम्स वाटर लिया था और जब वो ओपन सिस्टम में है, जब आप उसको कॉन्स्टेंटली हीट करेंगे, देन यू विल ऑब्जर्व कि थोड़े टाइम बाद उसका मास क्या हो जाएगा, चेंज। सो व्हाट आई कैन राइट इज टोटल मास इज नॉट कंजर्व्ड। यहाँ पर टोटल मास जो इनिशियली प्रेजेंट था और जो फाइनली प्रेजेंट होगा, उन दोनों में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ मास इज लॉस्ट। So I can write total mass is not conserved। और इसका हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वाटर इन बीकर। ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम, जो है क्लोज्ड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप वाटर को हीट करते हुए उसके ऊपर आपने कोई भी दूसरा प्लेट या कुछ भी किसी भी चीज़ से कवर कर दिया। इट मीन्स वहाँ पर आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एनर्जी का तो लॉस होगा, बट कोई भी मैटर का लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो भी मैटर बाहर निकलने का ट्राई करेगा उस कंटेनर से बाहर निकलने का, तो ऊपर एक प्लेट है या फिर जिस भी चीज़ से कवर किया है उसी की वॉल से स्टिक हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन राइट, अ सिस्टम इन विच एनर्जी इज एक्सचेंज्ड। जैसे कि ये एक बीकर है, इस बीकर को आप हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर तो प्रेजेंट है, बट जो भी इसके अंदर वाटर है, आपने क्या किया, उस वाटर को बाहर नहीं निकलने दिया। यू हैव जस्ट ट्रैप्ड दिस वाटर इनसाइड द बीकर। तो ये जो लिड है, इसकी वजह से कौन सा सिस्टम बन जाएगा, क्लोज्ड सिस्टम बन जाएगा, राइट। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है फ्लास्क। जब भी आप फ्लास्क में वाटर फिल करते हैं, मिल्क फिल करते हैं, देन यू फाइंड इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कूल डाउन। रीज़न, क्योंकि वहाँ से ना मैटर का एक्सचेंज हो रहा है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो जब भी ऐसे सिस्टम्स की हम बात करते हैं जहाँ पे मैटर और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज ना हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम्स बोल सकते हैं। सो आई कैन राइट अ सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी इज नॉट एक्सचेंज्ड, right? And such types of system are known as isolated system. I can write example of it. Water in thermos flask. थर्मस फ्लास्क में जितना भी वाटर होगा दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि हम एक कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम तो नहीं डिज़ाइन कर सकते। जनरली जो डिफाइन होगा वो ऐसे ही कुछ सिस्टम्स को हम आइसोलेटेड कंसीडर करके चलते हैं। सो वी हैव completed some of the basic terms of this chapter. Try to revise them and understand them. In the next video lecture, we will cover more terms of this chapter. Thank you.